अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टार्क को। तो टार्क को सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं, टार्क रोटेशनल एनर्जी की मेजरमेंट है। टार्क की डेफिनेशन इस तरह से है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टार्क। यानी कि किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द फोर्स की वजह से बॉडी का जो घूमने का इफेक्ट होता है उसको हम लोग टार्क कहते हैं। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि टार्क जो है वो बेसिकली रोटेशनल एनर्जी की मेजरमेंट है। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाएंगे। मैथमेटिकली टार्क को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द टार्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। बच्चों यहाँ पर आर जो है वो मोमेंट आर्म है, एफ जो है वो फोर्स है, और टार्क का सिंबल यहाँ पर टार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमेशा उन दो क्वांटिटीज के लिए ली जाता है जिनको परपेंडिकुलर के लिए आप लेना चाह रहे हो। तो यानी कि यूं समझ सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर की सूरत में मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। तो क्रॉस को सिंपली समझ लें परपेंडिकुलर, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो पैरेलल वेक्टर्स के लिए होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर के वेक्टर के लिए होता है। यानी कि यूं समझ लें, क्रॉस प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम रिजल्ट तब देगा जब ये दोनों वेक्टर आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और हमेशा याद रखें, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये साइन प्रोडक्ट भी होता है, क्योंकि क्रॉस मैंने कहा कि मैक्सिमम रिजल्ट तब देता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, और परपेंडिकुलर की सूरत में एंगल 90 का आता है, और साइन 90 जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट यानी कि 1 देता है। तो इसी तरह से इसलिए आप टार्क की इस फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो टार्क बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा के। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ टार्क को। टार्क की डिपेंडेंस जो है वो इन फैक्टर पे है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतनी रोटेशन यानी कि टार्क ज्यादा पैदा होगा। दूसरे नंबर पे एंगल है, परपेंडिकुलर पे टार्क मैक्सिमम होता है, परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी और एंगल लेंगे तो टार्क उतना कम होता जाएगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मोमेंट आर्म पे, जितना मोमेंट आर्म बड़ा होगा उतना टार्क यानी कि रोटेशन ज्यादा पैदा होगी। आप यहाँ पर ये दो डायग्राम देखें, इनमें आपको दो स्पिनर दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो छोटा स्पिनर है, आपने इससे भी उसी नट को टाइट करना हो, और बड़े स्पिनर से भी उसी नट को टाइट करना हो। तो बड़े स्पिनर से नट को टाइट करना आसान है क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है। जितनी लेंथ बड़ी होगी उतना मोमेंट आर्म बड़ा होगा, और जितना मोमेंट आर्म बड़ा होगा उतना टार्क ज्यादा होगा। तो टार्क की डिपेंडेंस जो है वो इन तीन फैक्टर पे है, अप्लाइड फोर्स पे है, एंगल पे है, और मोमेंट आर्म पे है। इसके बाद बच्चों हम इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। टार्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर भी लेते हैं, और इसकी डायमेंशन जो है हम लोग ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर लेते हैं। तो ये याद रखें, ये जो न्यूटन मीटर होता है बेसिकली ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो न्यूटन मीटर होता है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो किलोग्राम की डायमेंशन जो है वो m होती है, मीटर स्क्वायर की l स्क्वायर होती है, और पर सेकेंड स्क्वायर की t इनवर्स स्क्वायर होती है। तो इस तरह से आप इस यूनिट को डायमेंशन की शक्ल में इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो टार्क की डायरेक्शन जैसे मैंने पहले क्रॉस प्रोडक्ट की पिछले टॉपिक में डायरेक्शन बताया था, यहाँ पर भी वैसा ही है। सपोज करें हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर हमारे पास r का है और ये दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास f का है। तो डायरेक्शन मालूम करने का तरीकाकार यही है कि जैसे यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लेते हैं r क्रॉस f। अगर सपोज करें हम r क्रॉस f लेते हैं तो r क्रॉस f का मतलब होता है वेक्टर r को f की तरफ रोटेट कराएं, यानी कि आप वेक्टर r को f की तरफ रोटेट कराएं और रोटेशन के साथ अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, मोड़ें, तो जो आपका थंब होगा वो टार्क की डायरेक्शन शो करेगा। अगर आप इस r को f की तरफ रोटेट कराएं तो राइट हैंड फिंगर को भी आप रोटेशन के साथ कर्ल करें, मोड़ें, तो आपका थंब जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इस वक्त इस टार्क की डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जिसको नॉर्मली जो है वो एन हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायरेक्शन के लिए नॉर्मली जो है वो हम लोग एन हेड यूज करते हैं। और याद रखें जो टार्क की डायरेक्शन होगी वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जिस प्लेन पे आर और एफ होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी टार्क की डायरेक्शन। और टार्क की डिपेंडेंस जैसे हमने पहले बताया कि ये दो फैक्टर फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों पे डिपेंडेंट है।
अगर इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो हो जाए, फोर्स जीरो हो जाए या मोमेंट आर्म जीरो हो जाए, उस सूरत में टार्क जो है वो जीरो हो जाएगा। इसमें मोमेंट आर्म क्या चीज होती है? तो मोमेंट आर्म जो है वो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जिस पॉइंट के बॉडी ने रोटेट करना है। सपोज करें ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। सपोज करें ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द इस बॉडी ने रोटेट करना है। हम इसके परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जहां हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जिस पॉइंट की बॉडी घूमता है, तो ये जो फासला होगा ये इसका मोमेंट आर्म कहलाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग रिजिड बॉडी की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या चीज होती है। रिजिड बॉडी जो है वो ऐसा बॉडी होता है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन सेम देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये मेरे पास एक बॉडी है और इसमें कोई से भी दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अगर आप इस पे नॉर्मल सी फोर्स अप्लाई करें और आपकी इस नॉर्मल सी फोर्स लगाने पे इन दो पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो, तो ऐसा बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी होगा। आमतौर पर जो वाटर है वो रिजिड नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई से भी दो, अगर वाटर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पानी के अंदर अगर आप हाथ डालकर फोर्स लगाएं तो उसके कोई से भी दो मॉलिक्यूल में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो वाटर इज नॉट रिजिड। इसी तरह से एयर भी रिजिड नहीं है, उसके मॉलिक्यूल में डिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। लेकिन कोई स्टोन है तो उसमें कोई से भी दो पार्टिकल जो है वो नॉर्मल फोर्स लगाने से उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो वो हमारे पास रिजिड बॉडी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रिजिड बॉडी के ऊपर जो टार्क है उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, हम लोगों ने ये बात कही है कि जो टार्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म और फोर्स का। तो टार्क मैक्सिमम रिजल्ट तब देता है जब मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर और डॉट प्रोडक्ट का मतलब पैरेलल होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि टार्क में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो इसका मतलब है कि टार्क मैक्सिमम रिजल्ट तब देगा जब आर और एफ एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सवाल ये है अगर आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बच्चों दो सूरतें हैं, उसमें या तो आप एफ के कंपोनेंट बना लें जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो उनमें से इन दो कंपोनेंट में से जो कंपोनेंट आर के साथ परपेंडिकुलर होगा वो हम लोग टार्क की कैलकुलेशन में लेंगे, और या फिर आप आर के कंपोनेंट बना लें, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले आप इसी डायग्राम को देखें। पहले इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने एफ के कंपोनेंट बनाए हुए हैं। ये वेक्टर एफ है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि आर और एफ जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ये आर है और ये एफ है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो उस सूरत में ये किया गया कि एफ के जो है वो यहाँ पर कंपोनेंट बनाए गए हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ये एफ साइन कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये एफ कॉस कंपोनेंट है। आप अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें से ये जो एफ का साइन कंपोनेंट है ये इस आर के साथ परपेंडिकुलर है। हमने लेना हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो एफ अगर आर के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन एफ का ये जो साइन कंपोनेंट होगा यानी कि एफ साइन थीटा ये आर के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहां पर जो टार्क की मैग्नीट्यूड होगी एफ के साइन कंपोनेंट को आर के साथ लेंगे। जैसे मैंने यहां पर बताया कि एफ के साइन कंपोनेंट को, यानी कि एफ के ये जो दो कंपोनेंट है एफ कॉस और एफ साइन थीटा, तो इनमें से हमने एफ साइन थीटा को जो है वो आर के साथ लिया है, क्योंकि एफ साइन थीटा जो है वो आर के साथ परपेंडिकुलर है। तो एफ के साइन कंपोनेंट को आर के साथ लेंगे तो मैग्नीट्यूड बनेगी आर एफ साइन थीटा। हाँ जी बच्चों, ये दूसरी डायग्राम है। मैंने जैसे आपको पिछली डायग्राम में बताया था कि हमने आर एफ के कंपोनेंट लिए हुए हैं और एफ का जो कंपोनेंट आर के साथ परपेंडिकुलर होगा तो वो लेना होता है। और ये हमारे पास उसका अल्टरनेट मेथड ये है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा एफ के कंपोनेंट लें जैसे कि हमने पिछली डायग्राम में लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि आप एफ की जगह आर के कंपोनेंट लें। तो यहाँ पर देखिए कि आर के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक ये है। तो इनमें से एफ साइन कंपोनेंट जो है वो एफ के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि आर का इसमें जो आर का साइन कंपोनेंट है वो एफ के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमेशा हमने परपेंडिकुलर लेना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो टार्क होगा वो आर के साइन कंपोनेंट जो कि एफ के परपेंडिकुलर है, तो आर के साइन कंपोनेंट को हमने एफ के साथ लेना है। तो यहाँ पर आर के साइन कंपोनेंट को एफ के साथ दिया गया है
तो यहाँ पर हमारे पास टार्क की मैग्नीट्यूड वही बनेगी जो कि पिछली डायग्राम में बनी थी, यानी कि टार्क बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा के। तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आर के साइन कंपोनेंट के साथ एफ को लें या एफ के साइन कंपोनेंट के साथ आर को लें। इसके बाद दो तीन मेन बातें वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कहेंगे टॉर्क इज एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। तो ये बात कैसे कहेगी, ये इस बात को जरा समझे कि टॉर्क फोर्स के एनालोगस कैसे है। जैसे आप लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब ये है जब भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो हमेशा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब भी यानी कि फोर्स एक्ट करेगी तो हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जब भी किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क, व्हेन टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एंगुलर और रोटेशनल एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि जो इफेक्ट फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही इफेक्ट टॉर्क का एंगुलर मोशन में होता है। यानी कि फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, टॉर्क जो है वो एंगुलर यानी कि रोटेशनल एक्सेलरेशन पैदा करता है। और आखिरी बात ये आप नोट कर लें, क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है यानी कि घड़ी की तरह कोई चीज रोटेट करे, घूमे, तो उस टॉर्क को हम लेते हैं नेगेटिव, और जो चीज घड़ी के उलट घूमे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको हमेशा जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो जो चीज घड़ी के उलट रोटेट करे वो पॉजिटिव, और जो घड़ी की तरह रोटेट करेगी वो नेगेटिव होगी। तो क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।